नमस्कार, अनादि टीवी की विशेष पेशकश मिड डे मुद्दा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की। जी हाँ, दोनों ही दल के दिग्गज नेता हैं। उनकी टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक दिक्कत ये भी है कि कई सारे ऐसे दिक्कत भी हैं जिनके पास ये आखिरी मौका, यानी अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में जो घमासान मचा है, मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल इन हाई प्रोफाइल सीटों पर दिग्गजों पर दाव लगाना चाहते हैं, या यूं कहें कि बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों के लिए ये चुनाव आखिरी है। जीते तो जय और हारे तो गए, मतलब टिकट कटता है या फिर टिकट मिलने के बाद हारे तो राजनीतिक वनवास तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालात कुछ यही बयां कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की पहली लिस्ट में कई नेताओं के टिकट कटे और जिनको मौका मिला है, समझो उनमें से ज्यादातर के लिए आखिरी मौका है। बीजेपी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं जिनका आखिरी राजनीतिक पड़ाव है। बीजेपी में 75 के फार्मूले ने कई दिग्गजों का पत्ता काट दिया है और ऐसे में अगर जिनका टिकट और कटता है या वो चुनाव हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक बियाबान में जाना एकदम सही होगा। कांग्रेस बीजेपी का कड़ कही जाने वाली सीटों पर अपने दिग्गजों को मैदान में उतारना चाहती है। अगर ऐसे में दिग्गजों को हार नसीब हुई तो समझो उनके राजनीतिक करियर पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। इस मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले देखिए क्या कुछ कहना बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का। दिग्विजय सिंह जी भोपाल से ऐतिहासिक जीत जीतेंगे, ये चिंता भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी को करना चाहिए। शिवराज जी को वैसे ही भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हाशिए पे डाला हुआ है और दिग्विजय सिंह जी के सामने अगर देते हैं तो निश्चित ही उनकी 2 लाख से अधिक मतों से हार होगी और वो राजनीति के मध्य प्रदेश से गुमनामी के उसमें चले जाएंगे। ये निश्चित है। भाजपा को देखना चाहिए अपना घर। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह की ऐतिहासिक जीत के लिए बड़ा उत्साहित है। दिग्विजय सिंह जी भोपाल जी। देखिए, पराजय से किसी की भी जय और विजय को जोड़ना निश्चित रूप से लोकतंत्र में स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक कार्यकर्ता को जब टिकट मिलता है तो उसके पीछे सैकड़ों कार्यकर्ता का टिकट कटता है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ता है, बहुत सारों का टूटता है। ऐसे में निश्चित रूप से ये बात की व्यवस्था होना चाहिए और रहती भी है अपने आप में कि अगर किसी को व्यक्ति को टिकट उसमें हारता है, चुनाव हारता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है राजनीतिक जीवन जो है पीछे चला जाता है। किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव में टिकट मिलता है तो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता रहते हैं जो संगठन में काम करके उसको जिताने का प्रयास करते हैं। वो कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं इस बात की ठेस लगती है। हमें लगता है कि जिस तरह से महत्व अपने आप में डिसिप्लिन का होता है, किसी भी व्यवस्थाओं का परिपालन का होता है, उस तरीके से अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव हारता है तो उसके बारे में संगीनता से विचार करना चाहिए। आगे उसको मौका दिया जाना या नहीं दिया जाना चाहिए, इसको लेकर भी बहुत विषय विमर्श होना चाहिए और उसके बाद जी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार एलन शीतल जी। शीतल जी, आपका स्वागत है। सर, इस चुनाव में कई सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका या तो टिकट संकट में है या जिनको टिकट मिल गया है या जिनको मिलने की संभावना है। उनके पास ये आखिरी मौका है, चाहे वो सुमित्रा महाजन हो, अजय सिंह हो, राजेंद्र सिंह हो, सुरेश पचौरी हो, या बीजेपी के और भी कई सारे नेता हैं, नरेंद्र सिंह हो, जयभान सिंह पवैया हो, माया सिंह हो। तो क्या मान लिया जाए इस चुनाव के बाद वो राजनीति के बियाबान में कहीं गुम जाएंगे? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि अगर थोड़ा इसको प्रश्न को थोड़ा विस्तार से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। जो हमारे देश में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अधिकतम उम्र जो है, सरकारी जो संवैधानिक पद हैं, सरकारी सेवाएं हैं, जो भी मतलब हैं, उनमें एकदम अधिक से अधिक उम्र 70 साल की होती है और 70 साल के बाद कोई किसी पद पर नहीं रह सकता। तो राजनीति में भी ना रिटायरमेंट की एक उम्र होनी चाहिए और इसके लिए पूरे देश में तमाम राजनीतिक दलों को बैठ करके एक आम राय बनानी चाहिए कि भाई अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए। और जहाँ तक आपका सवाल के जवाब की बात है, वो ये कि जो बहुत से जो पॉलिटिशियन हैं जिनका नाम आपने गिनाए हैं, अब ये उम्रदराज राजनीतिज्ञ हैं और इनके साथ अनुभव भी है और अगर इनका टिकट कटता है तो सभी का राजनीतिक कैरियर तो खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर का राजनीतिक कैरियर लगभग खत्म हो जाएगा और इनको पुनर्जीवित करने के लिए खुद को बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो संकट तो चाहे वो कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, उन दोनों पे ही है। हाँ, भाजपा के नेताओं की संख्या इसमें ज्यादा होगी।
तो ये सर पार्टी एक चीज है, आपने जो एक 70 के उम्र का एक बात कही कि देश में जितने संवैधानिक पद है या तमाम पद है कि अधिकतम आयु 70 वर्ष है, लेकिन कुछ नेता हम बात करें अजय सिंह की हो या सुरेश पचौरी हो या अरुण यादव हो, सुरेश पचौरी कभी कोई चुनाव जीते नहीं, 70 से कम उम्र है काफी। अरुण यादव की बात करें वो तो 50 से भी कम है, पिछले एक चुनाव हार गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मौका मिला लेकिन वो वैसी छाप नहीं छोड़ पाए, चुनाव के एन मौके पर उनको हटाया गया, कमलनाथ को कमान दे दी गई जो कि उम्र दराज है। अजय सिंह की बात करें, नेता प्रतिपक्ष रहे, वो पिछला चुनाव हार गए, अगर ये लोकसभा में हार जाते हैं तो क्या पार्टी फिर भी इनको 70 तक मौका देना चाहिए किसी भी दल को या किसी भी दल का जो नेता हो उसको? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव में हारना और जीतना बहुत बहुत मतलब फैक्टर्स होते हैं जिन पर निर्भर करती है। कई बार ऐसा होता है कि जो नेता हर बार चुनाव हारता है, मान लीजिए, तो उसको तो बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाना चाहिए जी। जो चुनावी राजनीति से उसको खुद ही अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। लेकिन जो नेता चुनाव जीतते रहे हैं और एक आध बार हार गए हैं, तो उनको जो हारने के जो कारण रहे होंगे निश्चित रूप से वो पार्टी को मालूम होंगे। तो ऐसी कई बार भीतरघात होता है, कई बार समीकरण ऐसे बन जाते हैं कि उसमें हार का सामना करना पड़ता है, कई बार अचानक से ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिसकी कि उम्मीद ही नहीं होती, कई बार भ्रामक चीजें फैला दी जाती हैं। जो इस तरह की स्थितियों में एक आध बार हार जाते हैं तो उनको तो मौका देना बनता है, मतलब। लेकिन जो बार बार चुनाव हारते रहते हैं उनके वो पार्टी के लिए एक लायबिलिटी बन जाते हैं, और लायबिलिटी जो है वो चाहे पार्टी हो, चाहे देश हो, चाहे आप अपने समाज में लें, कोई लायबिलिटी नहीं चाहता है, लायबिलिटी से मुक्ति ही पाना चाहते हैं। और जहां तक मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर जी जुड़ गए। भटनागर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। इस लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे दिग्गज हैं, खासतौर से कांग्रेस में, जो विधानसभा का चुनाव हार गए हैं या हारते रहे हैं, उनको लोकसभा में जिम्मेदारी हो सकता है टिकट मिल गए और कुछ को मिलने की संभावना है। बीजेपी में स्थिति दूसरी, बीजेपी में कई सारे नेता ऐसे हैं चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन सुमित्रा महाजन की बात करें, उम्र के उस पड़ाव पे आ गई, 75 फार्मूले में फंस गई हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, बार बार सीट बदल लेते हैं। तो क्या नेताओं को मान लिया जाए इनका आखिरी लोकसभा चुनाव हो सकता है, अगर जीते तो भी और हारे तो भी? देखिए मनोज जी, कांग्रेस की स्थिति का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस के पास पूरे मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का टोटा है जी। उसके पास कई सारी सीटों पर इंदौर के अंदर उनके पास संकट है, भोपाल में संकट था, उसका हल उन्होंने दिग्विजय सिंह से निकाला। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ तो ये समस्या है। तो चूंकि और लोकसभा का चुनाव है तो इसमें बहुत ज्यादा दावेदार भी नहीं होते हैं, तो पार्टी को किसी ऐसे चेहरे को तो लड़ाना जरूरी है जो चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ने में सक्षम हो जी। तो फिर वो चाहे हारा हुआ नेता हो, मान लो अरुण यादव की बात हो रही हो या अजय सिंह की बात हो रही हो, तो ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये बात की बात है, ये कम से कम चुनाव लड़ लेंगे पार्टी के लिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो मुझे लगता है कि सुमित्रा महाजन, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो नीति तय की है, तो एक उम्र के बाद अगर इन्हें इतने लंबे समय तक आप सांसद रह लिए, मंत्री रह लिए, अनेक पदों पर आप रह लिए, तो उसके बाद दूसरे लोगों के लिए मौका छोड़ना चाहिए। एक उदाहरण बताता हूँ मंदसौर का। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे ने लगातार 11 लोकसभा चुनाव लड़े और 2009 में वो जब चुनाव हारे तो केवल इसलिए हारे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मतलब उनके साथ में भीतरघात किया, उनके लिए मन से काम नहीं किया, और इस कारण से वो मीनाक्षी नटराजन से चुनाव हारे थे 30,000 वोटों से, और यही मीनाक्षी नटराजन अगले चुनाव में 3.25 लाख वोटों से चुनाव हार गई। बिल्कुल। तो कई बार कार्यकर्ता फिर वो हो जाते हैं निश्चित तौर पे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक ठीक पॉलिसी है, एक लंबे समय तक आप चुनाव लड़े तो आपको सम्मान पूर्वक जगह खाली करना चाहिए दूसरे लोगों के लिए। लेकिन सर एक बात जो आपने कही है कि चुनाव लड़ने के लिए सक्षम लोग नहीं, इसलिए चाहे वो अरुण यादव हो, चाहे अजय सिंह हो, सुरेश पचौरी हो, लेकिन अगर जब फॉर्मेलिटी पूरी करना है तो फिर यही लोग क्यों, बार बार हारे हुए ही लोग क्यों, नए लोग क्यों नहीं, ताकि चलिए एक बार हारेंगे अगली बार वो मेहनत करेंगे, जीत सकते हैं। मनोज जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस तरह का संगठन है, जिस तरह से उनका ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न है, उसमें वैसे भी नए लोगों के लिए मौके की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस अपना पैटर्न सुधारना चाहती है, संगठन को मजबूत करना चाहती है, तो जो सवाल आप कर रहे हैं कि नए लोगों को मौका देना चाहिए, नए लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो जैसे भोपाल में कई सारे युवा किसी चेहरे को आगे बढ़ाते,
इंदौर के अंदर किसी युवा को आगे बढ़ाते विदिशा है, सागर है जी। हाँ, निश्चित तौर पे जो है इसका कांग्रेस को भविष्य में फायदा मिलता। आज चुनाव हारते जीतते इसकी गारंटी तो इन नेताओं के पास भी नहीं है जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे नए लोगों को मौका देना कांग्रेस के लिए लाभदायक होता, लेकिन उसके लिए संगठन की जो कार्य पद्धति चाहिए उसका मुझे लगता है कांग्रेस में अभाव है। बिल्कुल। चलिए सर, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल जी, आप कितना सहमत है भटनागर जी की बात से, जो एक संगठन के पैटर्न की बात की है कि 45 साल के अरुण यादव को घर बिठा दिया जाता है और 70 साल के कमलनाथ को कमान सौंपी जाती है। उनसे जो युवा हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको इस चुनाव में मध्य प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया जाता है, सह प्रभारी प्रियंका गांधी के संग। मनोज जी, ये जो राजनीति होती है ये बहुत निर्मम होती है जी। इसमें कोई ऐसा निर्धारित फार्मूला नहीं होता है कि भाई ऐसा ही होगा। कई जगह कई बार धनबल काम करता है, कई बार जो है वो अंदरूनी समीकरण काम करते हैं। अरुण यादव की जहां तक बात है तो अरुण यादव सब कुछ होने के बावजूद ऐसा मतलब प्रभावी नेतृत्व वो प्रदेश कांग्रेस को नहीं दे पाए और इस पे बहुत कम लोग ही असहमत होंगे इस बात से। और जो अभी जो मेरे साथी पत्रकार ने जो बात कही उन्होंने, उसके बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूं, क्योंकि जब हम युवाओं को 18 साल की उम्र में मताधिकार देते हैं और उनको राजनीति में सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनका ये कर्तव्य हो जाता है कि वे स्थान छोड़ें, स्वेच्छा से छोड़ें। नहीं तो राजनीति इतनी क्रूर होती है कि जो खुद नहीं छोड़ते हैं उनको छुड़वा दिए जाते हैं स्थान। भाजपा इसका एक मौजूदा उदाहरण है। अडवाणी हो गए, जोशी जी हो गए, तो हाँ, ऐसे लोगों को मतलब ये बुजुर्गों का अपना कर्तव्य है। आप समाज में भी देखते हैं कि बुजुर्ग भी जैसे बेटा सयाना होता है उसको बागडोर घर की सौंप देते हैं और खुद अपना आराम से तफरी के मूड में आ जाते हैं। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा अभी तक अगर नहीं होता रहा है तो ऐसा बाध्य हो जाएंगे ऐसा करने के लिए। ये भाजपा के जो मौजूदा घटनाक्रम ने इसको सिद्ध कर दिया है। और सर, हम तो ये देखते हैं पॉलिटिकल पार्टियों में जिनकी उम्र कन्यादान की वो खुद दूल्हा बनने पड़े रहते हैं। हाँ, ये जो कुर्सी के प्रति जो जुगुप्सा है ना, कुर्सी के प्रति जो मोह है, व्यामोह है, ये जो हवस है, ये राजनीति में एक रोग की तरह से, और इस रोग से जितनी जल्दी निजात पाली जाए उतना ही अच्छा होगा। देखिए क्या होता है कि हमारे देश में कई विधानसभाएं, कई राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनीय प्रणाली है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, और देश में भी बाइकैमरल जो है वो संसदीय प्रणाली है, द्विसदनीय है, राज्यसभा है, लोकसभा है। तो राज्यसभा का प्रावधान इसलिए किया गया था कि जो लोग काफी वरिष्ठ हो जाते हैं और जो लोग जो चुनाव की जो भागदौड़ है इससे जो बचना, जिनको पार्टी बचाना चाहती है और यदि उनके लाभ, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहती है, तो ऐसे लोगों को राज्यसभा में स्थान दे दिया जाए, क्योंकि राज्यसभा मेंबर को भी वही अधिकार, वही जो लाभ जो हैं प्राप्त होते हैं जो लोकसभा के उसको होते हैं। और हमारे यहाँ तो एक प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह ऐसे रहे कि जिन्होंने तो पूरा 10 साल का कार्यकाल ही राज्यसभा के रूप में निकाल दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और बहुत से मंत्री भी उस सदन से बनते हैं जी। तो जहां तक, हालांकि जो प्रधानमंत्री का जो पद होता है उसके लिए आदर्श स्थिति वो नहीं है कि वो राज्यसभा का मेंबर रहे और चुनाव न लड़ सके। कम से कम जनता का चुनाव हुआ तो रहे। वो जो प्रधानमंत्री सीधे जनता को फेस नहीं कर सकता, वो अगर दूसरे रास्ते से आता है तो वो शोभायमान नहीं हो सकता, उसकी फोर्स नहीं हो सकती, उतनी उसका वजन नहीं हो सकता, उसकी बात में जो नैतिक सत्ता है वो नहीं आती है। इसलिए कम से कम प्रधानमंत्री को तो बाकायदा निर्वाचित मतलब लोकसभा मेंबर ही होना चाहिए। बाकी जहां तक वरिष्ठों की बात है, जो कि बहुत ज्यादा राजनीति कर चुके हैं, तमाम पदों को शोभित सुशोभित कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों को स्वेच्छा से ये कह देना चाहिए एक उम्र आने के बाद। और इसके लिए हर पार्टी अपनी उम्र तय कर ले। जैसे मैं समझता हूं कि 75 साल की जो उम्र है एक आदर्श स्थिति है, उसके बाद तो तमाम तरह के रोग घेर लेते हैं और आदमी सक्रिय नहीं रह पाता है। एक संसदीय क्षेत्र जो होता है वो लगभग 10 लाख का होता है, इतने बड़े 3-3 जिले उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मतदाताओं से जीवंत संपर्क रखना और उनके लिए, उनके हितों के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करना वो मुमकिन नहीं होता है, जनता के हित में। हाँ, मुमकिन नहीं होता है। तो ये लोकतंत्र के लिए भी घातक है कि आप जो है वो एक निश्चित टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर में काम नहीं कर सकते।
आप निश्चित सुविधाओं के बिना काम नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको खुद ही रिटायर हो जाना चाहिए? वो टायर्ड भी होते हैं, जो टायर्ड होते हैं उनको रिटायर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, जो टायर्ड होते हैं उनको रिटायर्ड होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रंजन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज जी। सर, कई सारे नेताओं, दिग्गज नेताओं के टिकट खतरे में या जिनको मिल चुके हैं उनकी साख दाव पर है, लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर हम जैसे भोपाल की बात करें कि आलोक संजय जो मौजूदा सांसद हैं वो 3 लाख वोटर से ज्यादा से जीतते हैं, लेकिन उनका टिकट खतरे में है। प्रहलाद पटेल जिनका विरोध है उनका टिकट कंफर्म हो जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर जिनके क्षेत्र में बीजेपी का सफाया हो गया विधानसभा चुनाव में, उनकी सीट खतरे में होती तो उनको टिकट बदल के वापस से मुरैना भेज दिया जाता है। तो ये जो सुविधा की राजनीति है ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कितने आदर्श है, क्या उनको कितना संकट में डाल सकती है, या क्या जनता के लिए भी हित में है? ये आदर्श तो बिल्कुल नहीं है मनोज जी। और एक कार्यकर्ताओं को जो मैसेज जाता है वो बड़ा खराब मैसेज जाता है जी। पार्टी में ठीक है, कार्यकर्ता कमिटेड कार्यकर्ता हैं, लगे रहते हैं, आपका झंडा ऊंचा किए रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप जो बड़े पदों पे हैं, जो बड़े लोग हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, उन्हीं इन्हीं सब जो एक्ट होते हैं, आपके जो कार्रवाइयां होती हैं, इससे मैसेज देते हैं आप जी। जैसे अगर आप किसी क्षेत्र में देखिए तो कार्यकर्ता तो बहुत कमिटेड होता है आपका, लेकिन अल्टीमेटली जब वो टिकट का मामला होता है तो बेटे का मामला आ जाता है, भतीजे का मामला आ जाता है। बिल्कुल। तो क्या मैसेज देंगे आप? ऐसे ही जो आप बता रहे थे, जब 3-4 उदाहरण दिए आपने, उसी तरह का है कि अगर उसमें एकरूपता नहीं है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या कोई जो पैरामीटर आप बनाते हैं, अगर पैरामीटर को तोड़कर ही आप खुद दूसरों को टिकट देते हैं जो कि डिजर्व नहीं करता है, तो ऐसे में पूरे पार्टी के सिद्धांत, उसकी रीति नीति पे क्वेश्चन मार्क लगता है और कार्यकर्ता दिग्भ्रमित ही नहीं, बहुत निराश होता है। ऐसे में वही कई चीज हो रही है, जिन नेताओं का टिकट काटते हैं वो दुहाई देते हैं कि ये कुशाभाऊ ठाकरे की भाजपा नहीं है, या अटल जी की भाजपा नहीं है, या वो कहते हैं कि इंदिरा जी की कांग्रेस नहीं है, नेहरू जी की कांग्रेस नहीं है, जबकि इस कांग्रेस को, इस बीजेपी को लाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होता है कि वो ऐसे नेताओं का उदाहरण देते हैं जिन्होंने पद का लोभ नहीं किया, जिन्होंने कभी कोई ऐसा लालच नहीं पाला। ठीक बात है, ठीक बात है। तो देखिए, एक पूरी पीढ़ी है मनोज जी, आप देखेंगे जिन्होंने अपनों की चिंता नहीं किया, उनके लिए अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने रिश्तेदार नहीं थे, इन्हीं कार्यकर्ताओं को गढ़ने में उन्होंने जीवन बिता दिया। वो जानते थे पार्टी खड़ी होगी, एक संस्था खड़ी होगी, संगठन खड़ा होगा तो कार्यकर्ताओं का बल खड़ा होगा। इन कार्यकर्ताओं के जीवन को गढ़ने में उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। लेकिन किसी ने, आपको याद होगा, प्यारेलाल खंडेलवाल जी अपना पूरा जो सैलरी था एज एन MP, जो राज्यसभा मेंबर थे, पूरा तनख्वाह वो पार्टी को देते थे, फिर पार्टी से अपने खर्चे के पैसा देते थे। ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं। ठाकरे जी 1 या 2 जोड़ी कपड़े में रहते थे, वो एक जोड़ी धोते थे, दूसरा फिर पहनते थे। इवन जब भाजपा के बाद भी इसी स्थिति में रहे वो, इवन जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी मनोज जी अपने कपड़े खुद ही धोते थे। वो उन्हीं के बनाए कार्यकर्ता भी हैं जो भी मुख्य पदों पे हैं। तो क्या इन्होंने ग्रहण किया? ये बड़ा चिंता की स्थिति होती है कि आप दूसरों, जो अगली पीढ़ी है, आपकी पीढ़ी तो बन गई, आपको बनाने वाले वैसे जो अच्छे लोग थे उन्होंने बना दिया। आप क्या करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, किन कार्यकर्ताओं करना चाहते हैं? तो ये बड़ा खराब समय दिख रहा है खास भाजपा के लिए, जो मुझे दिख रहा है। जी। चलिए, निश्चित रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए खराब समय, और खासतौर से भाजपा जो पार्टी विद डिफरेंट की बात करती है, तो उसके लिए तो निश्चित रूप से खराब समय। बहरहाल रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शीतल जी, कुल मिला के बात यही है कि जो बड़े नेता हैं जिनको आदर्श पेश करना चाहिए, जिन्होंने इन नेताओं को गढ़ा है, चाहे दोनों दलों की बात करें, बीजेपी की या कांग्रेस की, लेकिन ये नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए कोई आदर्श पेश नहीं कर पा रहे। ऐसा कारण क्या है? जैसे हालांकि आपने शुरू में बताया था कि कुर्सी का एक मोह एक बड़ी बात है, लेकिन जिन लोगों ने इनको गढ़ा है तो क्या उनसे कोई कमी रह गई, या इनका लालच दूसरी पीढ़ी पर भारी पड़ रहा है? देखिए मनोज जी, जहां तक पतन की बात है ना, मूल्यों के पतन की बात जी, वो उस पार्टी में ज्यादा दिखता है जो कि मूल्यों की ज्यादा बात करती है, शुचिता की जो ज्यादा बात करती है, जो अलग चाल, चेहरे और चरित्र की बात करती है, उस पार्टी के लिए ज्यादा चिंताजनक है। कांग्रेस कभी बहुत ज्यादा शुचिता की, बहुत ज्यादा पवित्रता की और इस तरह की बातें कांग्रेस मतलब नहीं करती रही है। कांग्रेस खुला खेल फरुखाबादी होता है उसका, मतलब वो ऐसा नहीं करती, मतलब वो उसके नेता जो हैं बहुत ज्यादा एक कार्डर बेस्ड पार्टी और एक लीडर बेस्ड पार्टी। हाँ, आदर्श नहीं बखानते वो ज्यादा,
कि हम बहुत आदर्श हैं, बहुत ये हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता की शुरुआत जब उठता है ना सुबह से, तो मंत्रोच्चार की तरह से जो है शुचिता, पवित्रता, चाल, चरित्र, चेहरा, कार्यकर्ता वो मतलब अलापता रहता है राग। ऐसा लगता है जैसे उसका दिन पूरा नहीं होगा, उसका जीवन पूरा नहीं होगा, अगर उसने ये जो मंत्र अगर नहीं उच्चारित हुए तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। लेकिन व्यवहार में इसके ठीक उलट होता है। और जो इसके जो नेता थे, देखिए नेताओं के तपों के कारण ये पार्टी 2 से लेकर के और 7 तक पहुंची, बिल्कुल तो खुद के दम पर। हाँ, और उनकी सादगी, संघ के जो पदाधिकारी जो होते थे वे जो हैं वो सादगी की मिसाल होते थे और वो नेपथ्य में रह के काम करते थे। उनको सत्ता के सारे ध्रुव उनमें भी दिखाई देने लगे। हाँ, वो कैमरे से अलग रहते थे, वो मीडिया की सुर्खियों से अलग रहते थे, वो पीछे जो है बैकबोन होते थे एक्चुअली, और मतलब कार्यकर्ताओं के भोजन करते थे, खुद का कुछ नहीं होता था, सारा मेरे तपस्वी की तरह से एक तरह से तपस्वी की तरह से रहते थे। लेकिन आज स्वयं से जो आरएसएस के जो लोग हैं उनको भी बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, बड़ी बड़ी सुविधाएं चाहिए, और जो मंत्री जो बनते हैं सरकार पे नियंत्रण भी चाहते हैं, अपने हिसाब से उनको ट्रांसफर भी कराने होते हैं, अपने सगे संबंधियों को ओब्लाइज भी कराना होता है। मतलब सादगी से वो कोसों दूर हो गए। माने इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो लोग पॉलिटिक्स में सार्वजनिक जीवन में है उनका क्षरण तो चिंताजनक है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्षरण जो है जो लोग जिनका बनाने का काम है संगठन को, यानी आरएसएस के लोग हैं, उनका क्षरण और ज्यादा चिंताजनक है। निश्चित रूप से संघ का क्षरण भी चिंता का विषय। बहरहाल इस चर्चा में भाग लेने के लिए शीतल जी आपका, भटनागर जी आपका, रंजन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन नेताओं को कार्यकर्ताओं की गढ़ने की जिम्मेदारी है वो सीट छोड़ना नहीं चाहते। कई ऐसे जो जीवन के इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि जिनको रास्ता खाली कर देना चाहिए लेकिन वो रास्ता रोक के खड़े हुए हैं। कई सारे ऐसे हैं जो लगातार चुनाव हार रहे हैं लेकिन फिर भी उनको टिकट चाहिए। कई पा चुके हैं, कई पाने की कतार में हैं। क्या ये दौर चलता रहेगा या ऐसा समय भी आएगा कि ये नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए सीट छोड़ेंगे, स्वेच्छा से राजनीति छोड़ेंगे, या नानाजी देशमुख जैसा कोई उदाहरण पेश करेंगे? ये कब होगा? ये जब भी होगा इस देश के लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा, इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बेहतर होगा। बहरहाल मिड डे मुद्दा में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।